Hello everyone, welcome to Real Edutainment. As we all know that tomorrow are your exams and today we are going to take some important topics of what you have to write in the exam, what all questions are important and क्या हमको पढ़ के जाना है specifically कौन से topic पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है वो आज के topic में हम देखेंगे. So today's recording is for specially for tomorrow's exams that you have. You'll be having certain chapters. कौन से chapters पे ज़्यादा focus करना है, कौन से chapters हमको बहुत अच्छे से करने हैं, कौन सा topic हमको बहुत अच्छे से करके जाना है ताकि वो कल हम exam में एकदम properly full marks ला सके, इस तरीके से हम लिख सके. Okay? So हम इस chapter में हम सबसे पहले देखेंगे the first chapter which is the language of chemistry. So हमको क्या क्या ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, that is what we are going to see. We are going to see the language of chemistry. Then we'll see a very important lesson which is your chemical bonding के ऊपर है ये चैप्टर. And फिर हम इस पे देखेंगे the atomic structure. तो हम ये देखेंगे कि इस लेसन्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें करके जानी है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम इसमें फुल मार्क्स ला सके. इसके बाद हम थोड़ा सा पेपर भी डिस्कस कर लेंगे. विल डिस्कस अ सैंपल पेपर कि हमको कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड विच क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट, कौन से क्वेश्चंस हमको लास्ट के लिए रखने हैं, पेपर को बेसिकली कैसे अप्रोच करना है, ये हम इस सेशन में देखेंगे. Without wasting our time, let us move forward. तो सबसे पहले the first chapter which is the language of chemistry. जो language of chemistry chapter है ये हमारे chemistry chapter का सबसे basic chapter है. यहाँ पे आपका base बनता है. So language of chemistry will help you to make the base of the chemistry. So अगर ये foundation बहुत अच्छा होगा तो ये chapter बहुत easily हम कर पाएंगे और इसके आगे वाले chapters भी हम बहुत easily approach कर पाएंगे. सो इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या करनी है वो ध्यान से समझते हैं. सबसे पहले हमको केमिकल सिंबल्स और वैलेंसीज पता होने चाहिए. ओके, केमिकल सिंबल जैसे कॉपर जो होता है वो Cu होता है. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके लैटिन नेम होते हैं जैसे सिल्वर हो गया अर्जेंटम, गोल्ड हो गया ऑरम, पोटेशियम होगा कैलियम. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनके सिंबल्स हमें याद रखने हैं. तुम्हारे सोडियम हो गया विच इज नाट्रियम Na, पोटेशियम इज कैलियम, देन यू हैव लेड विच इज प्लम्बम, देन यू हैव टिन विच इज स्टैनस. सो ऐसे लैटिन नेम वाले जो एलिमेंट्स है इन्हें हमें याद रखने हैं. ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें. जो लैटिन नेम वाले जो एलिमेंट्स है हमें उस पे ज्यादा फोकस करना है. फिर हमें उसके बाद देखना है द वैलेंसी. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वैलेंसी. वैलेंसी का एक टेबल भी है, एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, सो दैट वी हैव टू फोकस ऑन. कुछ ऐसे वैलेंसीज जो हमें याद रखने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज Cu2+ एंड Cu+. तो ये दो वैलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, Q+ और Cupric. देन यू हैव Fe2+ which is called as ferrous and Fe3+ which is called as ferric. तो ये दो जो हमारे वैलेंसीज है ये इंपॉर्टेंट है. ओके, उसके बाद देर आर सर्टेन एसिडिक रेडिकल्स जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं जैसे कि तुम्हारे नाइट्राइट हो गया, दिस इज नाइट्रेट NO3-. देन यू हैव NO3, देन यू हैव NO2- जिसको हम नाइट्राइट बोलते हैं, एंड देन हमारे पास है N3- जिसको हम नाइट्राइड बोलते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है. ये तो नाइट्रोजन पार्ट हो गया. वैसे ही तुम्हारा सल्फेट पार्ट है जिसमें SO4 2- को हम सल्फेट बोलते हैं, SO3 2- को हम सल्फाइड बोलते हैं एंड S2- को हम सल्फाइड बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सल्फेट, this is called as sulfite and this is called as sulfide. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव वाले वैलेंसीज है जो हमें याद रखने हैं. मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होंगे वो इन्हीं एसिडिक रेडिकल्स के ऊपर आएंगे. इसी के साथ साथ जो सिंगल मोनो वाले हैं जैसे कि तुम्हारे क्लोराइड हो गया,
then you have your hydroxide. अगर मैं ऑक्सीजन की से बात करूं तो O2 माइनस ऑक्साइड हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव रेडिकल्स है जो अगर आप याद करके जाओगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। ओके, सो ये पॉजिटिव रेडिकल्स ये वाले हो गए। नेगेटिव रेडिकल्स यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिख के दिए हैं, तो ये हमारे केमिकल फॉर्मूला लिखने के बहुत काम आ जाएंगे। सो इससे अलावा और एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स होते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इन्हीं में से ज्यादातर बनते हैं। पॉजिटिव में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज NH4 प्लस, जिसको हम बोलते हैं NH4 प्लस, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम। तो ये वाला भी एक रेडिकल जो बेसिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है जो हमें याद रखने हैं, जो हमको क्रिस क्रॉस या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते समय बहुत हेल्प करेंगे। सो वंस वी कंप्लीट दैट, ये जो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, कटायंस, अनायंस, ये वही कटायंस एंड अनायंस है। जैसे आप N3 माइनस देखो तो ये ट्राइवैलेंट हो जाता है। अगर आप OH माइनस देखोगे, -1 मतलब एक ही वैलेंसी है, नेगेटिव वैलेंसी है उसके पास, तो वो हो जाता है मोनोवैलेंट। एंड देन यू हैव SO4 2 माइनस व्हिच इज डाइवैलेंट। तो ये वैलेंसी वाले एलिमेंट जो है, ये थोड़े से याद रखो, ये बहुत काम आएंगे। उसके बाद मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल जैसे NH4 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जैसे SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, ये पॉलीएटॉमिक ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप इतने रेडिकल्स करके जाओगे तो क्वेश्चंस इसमें से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन्हीं रेडिकल्स में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वंस आई हैव डन विद द रेडिकल्स, फिर मैं आऊंगा क्रिस क्रॉस मेथड पे कि कोई भी केमिकल का क्रिस क्रॉस मेथड से हमको कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ गया, मुझे समझो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा दैट आई हैव टू राइट द फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे लिखना है से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर मुझे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मुझे पता है इसमें एल्यूमिनियम है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एल्यूमिनियम। ओके, और फिर ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब मुझे पता है O होता है, ऑक्सीजन O होता है। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी आई नो दैट इट इज 3 एंड ऑक्सीजन ऑक्साइड है मतलब वैलेंसी होती है 2। फिर मैं करूंगा क्रिस क्रॉस और ये बन जाएगा Al, ये 2 चला जाएगा एल्यूमिनियम के पास और ऑक्सीजन के पास चला जाएगा 3। तो ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे दे दिया कैल्शियम, समझो दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, सो कैल्शियम क्लोराइड, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? कैल्शियम होता है Ca, क्लोराइड मतलब मुझे पता होता है Cl। नाउ कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इनकी वैलेंसीज के लिए आपको वो टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो कैल्शियम के पास 1 चला जाएगा, 1 की कोई लिखने की जरूरत नहीं होती, तो यहां पर आ जाएगा CaCl2। तो इस तरीके से हम क्रिस क्रॉस के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आपको वो रेडिकल टेबल बहुत अच्छे से बाय हार्ट हो तो। सो ये श्योर शॉट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आएंगे एंड ये आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हो। मूविंग ऑन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग द इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस हमको बैलेंस करने आनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन अगर आप बैलेंस नहीं करते, आपने सिर्फ इक्वेशन लिखा है और उसको बैलेंस नहीं किया, तो आईसीएसई में आपको सीधा 0 मार्क्स दिया जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट है वंस यू राइट द इक्वेशन यू हैव टू बैलेंस इट। सो बैलेंस करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। सो हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज करना है और हर एक इक्वेशन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। सो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक इक्वेशन को आपको बैलेंस करना ही है। बैलेंसिंग के लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। बैलेंसिंग इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू कम फॉर द एग्जाम। मूविंग ऑन, वी हैव द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को RMM भी बोला जाता है। नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में हमको क्या करना होता है? हमको सारे एटम्स के मासेस को ऐड करना होता है जितने भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। इंडिविजुअल मासेस हमको क्वेश्चन में दिए जाएंगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो, कैलकुलेट द RMM ऑफ ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2O। एंड वो लोग क्वेश्चन में ही तुम्हें एटॉमिक मासेस प्रोवाइड करेंगे। जैसे देखो, कॉपर का 63.5 दिया है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। हमको ये सब वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करने होंगे। जैसे कि कॉपर का वेट 63.5 प्लस, उसके बाद वी हैव सल्फर, एक ही सल्फर है तो प्लस 32 आ जाएगा। देन वी हैव 4 ऑक्सीजन, तो 16 4 जा 64, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल का वेट 18 होता है, मैं 18 इंटू 5 कर दूंगा 90। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो तुमको आंसर आ जाएगा 249.5। तो आरएमएम के सम्स बहुत इजी होते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी उसके मासेस तुमको प्रोवाइड किए जाएंगे, हमको सिर्फ उसमें उसके वेट ऐड करने हैं एंड आंसर लेके आना है। सो आई होप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सबको क्लियर होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू दिस, वी हैव द परसेंटेज फॉर्मूला। परसेंटेज फॉर्मूला में होगा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालने बोलेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल यही एक क्वेश्चन लेते हैं, CuSO4, अगर उन्होंने पूछा इस CuSO4.5H2O में कितना परसेंट सल्फर है, कितना परसेंट सल्फर है CuSO4.5H2O में, तो इसमें मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सल्फर देखूंगा कितना है। तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर एक ही तो सल्फर है, और एक ही तो सल्फर है, तो इसका वेट कितना हो गया? 32। डिवाइड करूंगा उसके टोटल वेट से, जो आ गया था 249.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द परसेंटेज। अगर किसी ने मुझे पूछा कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन वापस मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन यहां पे तो 4 हो गए और यहां पे और 5 हो गए, तो 5 + 4 9 ऑक्सीजन है। तो यहां पे मैं परसेंटेज निकालूंगा 16 इंटू 9। वाई 16? बिकॉज उसका वेट कितना है? 16 तो उसका वेट होता है, एंड ऐसे कितने एटम्स है ऑक्सीजन के? 9। तो 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 249.5 इंटू 100। Once I calculate, I'll get the percentage of oxygen. So I hope ये लेसन में से आपको क्लियर है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है। सबसे पहली चीज आपको जो पढ़नी है दैट इज द सिंबल्स। लैटिन नेम में जितने भी एलिमेंट्स के सिंबल्स है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने बताए थे वो आपको करके जाने हैं। वंस यू डू दैट, क्रिस क्रॉस आपका इजीली हो जाएगा। उसके बाद बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं, एंड उसके बाद मूव ऑन टू द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज फॉर्मूला। तो आई होप फर्स्ट चैप्टर में से आपको जो चीज करनी है वो आपको क्लियर होगी। मूविंग ऑन टू दिस, द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। तो केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन एक एक्सटेंशन है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में हमने बैलेंसिंग किया था, यहां पर भी हमको वो बैलेंसिंग, क्रिस क्रॉस सब काम आएगा। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है दैट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो बेसिकली हमारे पास देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में बताने जाए तो रिएक्टेंट्स बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा। जैसे यहां पे देख सकते हो MgO2, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स बट प्रोडक्ट एक ही बना है MgO। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है या इसका जो लिखने का तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है A + B गिव्स यू AB। सो यहां पर रिएक्टेंट्स तो 1 2 3 2 या 3 या 4 होंगे लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। मूविंग ऑन, वी हैव द डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन के। तो डीकंपोजिशन जो है, सो डीकंपोजिशन is opposite of combination reaction. ओके, सो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इसमें होगा क्या? देयर विल बी ओनली 1 सिंगल रिएक्टेंट और वो स्प्लिट हो जाएगा सिंपलर प्रोडक्ट्स में। ऐसे कुछ सिंपलर प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन में मल्टीपल रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है, मल्टीपल सिंपलर प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मूविंग ऑन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द रिएक्टिविटी सीरीज।
जो स्टार्ट होती है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, उसके बाद तुम्हारा लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो ये जो सीरीज है वो हमको याद रखनी है। तो मेटालिक सीरीज जो होती है, ये मेटालिक सीरीज से हमको समझ में आएगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जो मेटल टॉप पे होता है, ये जो होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये किसी भी मेटल को अपने सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेराज जो भी एलिमेंट्स बॉटम में है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव। ये लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? ये किसी को भी डिस्प्लेस कर नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इक्वेशन लिखा है Fe प्लस CuSO4। तो हम देख सकते हैं Fe यहां पर आता है सीरीज में और Cu यहां पर नीचे आता है। तो हम देख सकते हैं कि Fe Cu से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये Fe को CuSO4 से हटा देगा, निकाल देगा, रिमूव, डिस्प्लेस कर देगा और वो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। सो जो भी मेटल ऊपर होगा वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मूविंग ऑन टू दिस, वी हैव द डबल डिकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होगा क्या? दो कंपाउंड होंगे AB प्लस CD। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव, और ये अपने रेडिकल्स को इंटरचेंज करेंगे। किस तरीके से इंटरचेंज करेंगे देखो जरा। सो यहां पर A और B है, C और D है, तो A D के साथ अपना पोजीशन बदल लेगा, प्लस C B के साथ चला जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी दो टाइप होते हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन और दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर कोई कंपाउंड जैसे कि AgNO3 और NaCl, तो यहां पे AgCl जो फॉर्म हुआ है ये एक प्रेसिपिटेट है। ओके, सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमेशा एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बनेगा जो एक पीपीटी फॉर्म करेगा। अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन हमें पता है कोई एक एसिड होगा और एक बेस होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा एक प्रोडक्ट जो है वो वाटर बनना चाहिए। अगर एक कोई भी प्रोडक्ट वाटर बनता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। अगर वाटर नहीं है एंड स्विचिंग हुआ है जैसे कि इस तरीके से, तो हम बोलेंगे कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। ओके, फिर उसके बाद वी हैव द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में यहां पर हीट जो है, हीट यहां पर रिलीज होती है और इस केस में हीट जो है ये एब्जॉर्ब होती है। ओके, सो यहां पर यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस लेसन में से, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो हर एक केमिकल रिएक्शन के दो तीन एग्जांपल्स याद कर लो। एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिकम्पोजिशन, कोई, या आइडेंटिफाई करो ये रिएक्शन कौन सा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके साथ साथ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द कंडीशंस। जस्ट मैं बोर्ड रब कर दूं। सो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडीशंस। सो कंडीशंस फॉर रिएक्शन, जैसे कि कोई रिएक्शन को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे हीट देना पड़ेगा या प्रेशर लगाना पड़ेगा या कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिएक्शन में हमको हीट देना है, कौन से रिएक्शन में कैटलिस्ट लगाना है। कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव लगाए या नेगेटिव लगाए। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज कर देगा, वेराज नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। सो ऐसे कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। सो केमिकल रिएक्शंस के टाइप एंड कंडीशंस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वी हैव द एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पार्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जानना कि एटम के अंदर है क्या। सो एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इन दोनों को हम मिलके बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स।
सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और ये कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। एंड इस न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन शेल्स। ओके, सो ये एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टर्म को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसको हम लिखते हैं Z से। सो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में तो 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर उसमें 11 प्रोटॉन्स है मतलब उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम के लिए मैं लिखूंगा, सोडियम के लिए, कि Z इज 11। ओके, अगर मैं कोई और एलिमेंट की बात करूं जैसे कि फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो नंबर 15 पे आता है, तो मैं लिख सकता हूं Z इज 15। तो उसके पास 15 प्रोटॉन्स है और उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एटॉमिक नंबर मुझे यह बताता है कि कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर प्रेजेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल Z से। मूविंग ऑन टू दिस, वी हैव द मास नंबर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अब एक एटम के अंदर जो मास होता है वो यहां पर होता है। इलेक्ट्रॉन्स को कोई मास नहीं होता है। मास जो होता है वो उसके सेंटर में होता है। तो यहां पर सेंटर में कौन है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही होता है तुम्हारा मास नंबर। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जितने होंगे वही होगा उसका मास नंबर ए। सो ए इज P प्लस N। तो ये फॉर्मूलाज हमको याद रखते हैं। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। न्यूट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं तो मैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा, तो मुझे न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। हमको किससे किसको माइनस करना है? टोटल मास में से, पूरे मास में से इन प्रोटॉन्स को हटा देना है जो Z होता है, तो हमको हमारे न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू दिस, वी हैव आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटोप्स के डेफिनेशंस, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मास नंबर तो डिफरेंट होता है बिकॉज न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, लेकिन प्रोटॉन सेम होने की वजह से एटॉमिक नंबर उसका सेम हो जाता है। अब याद रखिए, आइसोटोप जो होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होते हैं? द रीजन बीइंग, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। अब आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। तो अगर न्यूट्रॉन्स बदल जाएंगे तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। सो आइसोटोप्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो केमिकल वाले सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं बिकॉज न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द आइसोबार्स, जिसमें मास सेम होता है, मतलब न्यूट्रॉन सेम होंगे लेकिन प्रोटॉन्स अलग होगा, एटॉमिक नंबर वुड बी डिफरेंट। सो आइसोटोप से पूरा उल्टा होते हैं हमारे आइसोबार। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव आर्गॉन। आर्गॉन एक एलिमेंट है जो 18th पोजीशन पे आता है और उसका वजन 40 होता है। एंड देन देयर इज कैल्शियम, ये आता है 20 पोजीशन पे और इसका भी वेट 40 होता है। तो कैन यू सी, दोनों एलिमेंट्स के मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आर्गन के पास 18 प्रोटॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड 40 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं, ओके, तो ये आ जाएंगे कुछ 22 न्यूट्रॉन्स। सो इसके पास 22 न्यूट्रॉन्स है। अगर हम इसको देखें तो इसके पास प्रोटॉन्स 20 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 20। 40 माइनस 20, 20। तो कैन यू सी, इसमें न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं जिसके वजह से उनके मासेस ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में यही डिफरेंस होता है। आइसोटोप्स में ऊपर का मास नंबर अलग होता है लेकिन नीचे का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। whereas आइसोबार्स इसके उल्टे होते हैं, ऊपर का मास सेम होगा लेकिन नीचे का जो प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। सो आई होप ये लेसन्स में से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट करना है ये क्लियर है। इस लेसन में से सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फिर उसके बाद आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स,
एंड उसके बाद आपको जो करना है वो है बोरबरी स्कीम। अब ये बोरबरी स्कीम क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में हम फिल कर सकते हैं। जैसे कि ये जो शेल है, जो फर्स्ट शेल है, इसको हम बोलते हैं के शेल, और जो बाहर वाला शेल है उसको हम बोलते हैं एल शेल, एंड फिर एम, एन एंड सो ऑन। अब हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरने की कितनी कैपेसिटी होती है, वो फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर का। सो के शेल में अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो आ जाएगा 2। सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 18, फिर 32 एंड सो ऑन। सो ये है तुम्हारा बोरबरी स्कीम, जो बताता है कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमको इस शेल के अंदर, स्पेसिफिक शेल के अंदर फिल करने हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू दिस, फिर हमारा आता है ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल हम कहां यूज करेंगे? सो ऑक्टेट रूल हमको ये बताता है कि अगर उस शेल का कैपेसिटी 18 है, फिर भी हम उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। अगर उस शेल का कैपेसिटी 50 है, तो भी हम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही भरेंगे। दैट इज व्हाट इज ऑक्टेट रूल। और ये ऑक्टेट रूल यूज करके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग एलिमेंट्स का लिखने को आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम, तो कैल्शियम आता है 20 पोजीशन पे, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिख सकता हूं? पहला जो शेल है उसमें 2 ही होते हैं, मैक्सिमम आई कैन फिल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड उसके बाद जितने भी शेल्स है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो ये 2 हो गया, फिर 8, तो ये टोटल अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 10 मुझे भरने हैं। तो नेक्स्ट शेल में कैपेसिटी तो 18 की है, लेकिन मैं कितना फिल करूंगा उसमें? 8 ही, बिकॉज मैं ऑक्टेट रूल फॉलो करूंगा। देन उसके बाद आ जाता है 2। सो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। इन 3 चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझ के और पढ़ के जाना है। विद दिस वी हैव द 4th चैप्टर विच इज द केमिकल बॉन्डिंग। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही आगे वाला पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा वो होगा द डायग्राम्स। जो ऑर्बिटल डायग्राम्स होंगे वेरियस कंपाउंड्स के, वो हमको करके जाना है। सो पहला जो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है दैट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड। नाउ इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक एटम। इसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल का होना बहुत जरूरी है। सो मेटल और नॉन मेटल, सो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे नॉन मेटल के पास। तो हमको कौन से डायग्राम्स ड्रॉ करके जाने हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इन 3 डायग्राम्स को तुम ड्रॉ करके जाओ, एग्जाम में यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। मूविंग ऑन टू दिस वी हैव द कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो कोवैलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट में कंप्लीट ट्रांसफर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है। वैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग इज द कीवर्ड। सो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 नॉन मेटालिक आयंस। तो ये बॉन्डिंग हमेशा 2 नॉन मेटालिक आयंस के बीच में होता है, वेर एज आयोनिक बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड दिखाई देता है। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फिलहाल तो हमको नहीं करना है, हमको सिर्फ ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम्स हमको करके जाने हैं। तो ये हो गया मेरा मेटल नॉन मेटल वाला शेयरिंग वाला एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल का एग्जांपल। तो कोवैलेंट में कौन से हमको ट्राई करने हैं? H2 करना है, Cl2 करना है, HCl करना है और CH4 करना है। CCl4 भी एक कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नॉन कोवैलेंट वाले हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ along with the definitions of ionic and covalent bond. This is what you will have to prepare for the exam, and I think it is sufficient for you to score very good marks based on what we have discussed today. Okay, so प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो वैलेंसी और क्रिस क्रॉस है। वो वैलेंसी का जब तक टेबल आप बाय हार्ट नहीं करोगे ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा। तो वैलेंसी टेबल एंड क्रिस क्रॉस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एग्जाम में आएंगे। उसके बाद वी हैव बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, जो आपको प्रैक्टिस करना है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इक्वेशन को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपको नहीं करना है, आपको करना है एटॉमिक ऑर्बिटल
डायग्राम, और मैंने जस्ट पीछे के स्लाइड में आपको बताया है कि कौन से ऑर्बिटल डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। सो ऑर्बिटल डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये थ्री मार्क्स आपको इजीली इसमें मिल जाएंगे। ये कुछ रेडिकल्स है, जो इंपॉर्टेंट वाले रेडिकल्स मैंने डिस्कस किए थे। अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड नाइट्राइट है, कार्बोनेट सल्फेट है, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले रेडिकल्स है जो आपको याद रखने हैं। ये कुछ केमिकल फॉर्मूलाज है जो क्रिस क्रॉस से आप लोग खुद से बना सकते हैं। सो पेपर पैटर्न जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा 40 मार्क्स का, सेक्शन बी होगा 40 मार्क्स का। यहां पर आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे। ओके, यहां पे कुछ टोटल 8 क्वेश्चंस के फॉर्म में हो सकता है, या एमसीक्यूज होंगे पहले, उसके बाद नेम द फॉलोइंग, गिव वन वर्ड फॉर। तो यहां पर सब क्वेश्चंस कंपलसरी है, और यहां पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, वन वर्ड या कीवर्ड, ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट हैज टू बी मेंशन। यहां पे आंसर बहुत क्रिस्प होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, एक ही लाइन में आंसर खत्म हो जाना चाहिए, अप टू द पॉइंट लिखना है। उसके बाद यू हैव सेक्शन बी, यहां पर आपको सब अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं, 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। सो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, सबसे पहले यू हैव 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। तो इस रीडिंग टाइम में सबसे पहले ये सेक्शन बी में से कौन से क्वेश्चंस हमको करने हैं, कौन से क्वेश्चंस हमको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से क्वेश्चन में हम 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सके, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। देयर विल बी 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन में से आप स्कैन कर लो कि कौन से 4 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अगर आप ये पहले ही डिसाइड करोगे, तो जब आप ये पेपर आगे बढ़ता जाएगा टाइम, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहोगे, या इसमें टाइम आप वेस्ट नहीं करोगे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले ये 4 में से जो 6 में से जो भी आपको 4 सिलेक्ट करने हैं, वो उस 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में सबसे पहले सेक्शन बी को सिलेक्ट कर लो, एंड वही क्वेश्चंस आपको बाद में अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, सेक्शन ए में यू विल हैव एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, फॉर्मूला राइटिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो बहुत शॉर्ट होंगे, वन वर्ड के होंगे। दे विल ऑल कैरी 1 मार्क ईच। वंस यू हैव डन विद दिस, सेक्शन बी में आएंगे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, जैसे कि आपको परसेंटेज निकालने को बोल दिया जाएगा, या आरएमएम वैल्यू निकालने को बोल देंगे, या ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस ये वाले सेक्शन में आएंगे। ये सेक्शन जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 2 2 3 3 पैटर्न में। तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, कुछ 2 2 3 3 पैटर्न में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस पेपर को हम कैसे अप्रोच करें। सबसे पहले इस सेक्शन बी को अटेम्प्ट करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट योर पेपर, टू प्लान योर पेपर। ओके, सो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम जो मिलेगा, उसमें ध्यान से आप पेपर को एनालाइज कीजिए, आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। अगर आप लिखते लिखते कहीं पे स्टक हो गए, तो प्लीज वहां पर उस चीज को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, बिकॉज इफ यू आर स्टक एट वन प्रॉब्लम, तो वो आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देगा कि मुझे आगे के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उस पे बाद में वापस आ सकते हैं। वंस यू हैव कंप्लीटेड द पेपर, रीचेक द पेपर थरोली। वो पेपर को चेक कीजिए कि मैंने सारे इक्वेशंस को बैलेंस बराबर किया है क्या, कुछ एमसीक्यूज में मैंने गलत ऑप्शन तो नहीं मार्क कर लिया। तो गो थ्रू द पेपर वंस, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो आई होप आपको क्लियर है आज का सेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो, विल मीट अगेन। थैंक यू।